जल्दी से कल वाला रिकॉल कर लीजिए, टॉटर मैरिज। बेटा बीच में से बैग हटा लीजिए, ये दोनों बैग हटा के साइड में रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉटर मैरिज। सब बच्चे ध्यान दें, एक बार रिकॉल कर रहा हूं। कितने बच्चों को कल वाली लैंग्वेज मेरी याद है? ठीक, वेरी गुड। मैंने आपको ये बताया था, ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज, ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज में जिसमें एक ही कंपाउंड दोनों आइसोमर्स को शो करता है, जो ऑलवेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इस आइसोमेरिज में एक हाइड्रोजन एटम एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर शिफ्ट हो जाता है और बॉन्ड्स रीअरेंज। कितने बच्चों को लैंग्वेज याद है? ठीक, वेरी गुड। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी देख लो। जो कल मैंने पढ़ाया था उसे रिपीट कर रहा हूं। स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज में है, इसमें एक ही कंपाउंड दोनों आइसोमर्स को शो करता है, जो ऑलवेज डायनेमिक। बेटा बीच वाली रो खाली, तभी कहता हूं आगे बैठ, बीच में रो खाली है बेटा बॉयज, आगे रो खाली है बीच में। आप लोग लेट आओगे, क्लास बार बार रुकेगी। जरा ध्यान दें। एक वर्ड बाद में बच्चों ने पूछा था मुझसे, सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि आप समझो दो कंपाउंड है ए और बी, ए बी में कन्वर्ट होता रहेगा, बी ए में कन्वर्ट होगा, ये लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। जो इक्विलिब्रियम है, माना इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गए, उसके बाद ए बी के अंदर, बी ए के अंदर लगातार कन्वर्ट होता रहेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस आइसोमेरिज में एक हाइड्रोजन एटम एक मल्टीवैलेंट एटम से दूसरे मल्टीवैलेंट एटम पर शिफ्ट हो जाता है। कल ये मैंने आपको पूरा समझाया था, पूरा लिखवा भी दिया था। इथाइल एसीटो एसीटेट, बिना नोट्स में देखे जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ। कल मैंने याद कराया था इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट, लिख दिया? कितने बच्चों ने लिखा? ठीक, वेरी गुड। इथाइल एसीटो एसीटेट, CH3CO CH2COO C2H5, वेरी गुड। इथाइल एसीटो एसीटेट। कल मैंने आपको से याद करना सिखाया था, एक ग्रुप याद कराया था एसीटो। ये वर्ड कई जगह आपके सामने आएगा, इथाइल एसीटो एसीटेट। देखो मैं पहले ही कह चुका हूं, जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं है मैं खुद ही मना कर दूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता। मैं ऑर्गेनिक में बेस बना के चल रहा हूं, आप छुट्टी मार के आओगे, अगले दिन क्लास में बैठे रहोगे, ये कैसे लिखा हुआ है मेरे बस की पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो आप जानते हैं टाइम हमारे पास जितना है, उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले मैं उन्हीं को पढ़ा सकता हूं। अब यहां पर फिलहाल उतना वाला टाइम नहीं कि कोई बच्चा बहुत स्लो चल रहा है उसे मैं पकड़ के खींच के लेके चलूं। हमें पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, विद टेस्ट, विस सारी चीजें कवर करनी है। तो आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं, हमारे पास वो टाइम नहीं कि कोई बच्चा चल नहीं पा रहा उसे मैं हाथ पकड़ के खींच के लेके चलूं, वो पॉसिबल नहीं है। इथाइल, जो चीज मैंने कल पढ़ा दी तो अब आपकी आज तैयार होनी चाहिए। इथाइल एसीटो एसीटेट, जरा इसका इनॉलिक फॉर्म बनाइए, बिना नोट्स में देखे इसकी इनॉलिक फॉर्म बनाइए।
बिना नोट्स में देखे इसकी इनॉलिक फॉर्म बनाइए। मुझे यहीं से पता चल जाएगा कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। आज इधर आ जाओ, बॉयज में थर्ड रो, अमन के पास बैठो, अमन साइड में जगह दो। कितने बच्चों ने बना दिया? आपको याद आएगा इथाइल, ये जो H है, याद है? इसमें एक हाइड्रोजन एटम, एक मल्टीवैलेंट एटम, ये जो H है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सब बच्चे ध्यान दें, जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ जुड़ा है, वो कार्बन से O की तरफ मूव करेगा, H O की तरफ मूव करेगा, और जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन की तरफ आएंगे। H O की तरफ जाएगा, बॉन्ड्स कार्बन की तरफ आएंगे। तो जब H O के पास जाएगा वो बन जाएगा ऑल, और जब बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो ईन। तो जो फॉर्म बनती है उसे बोलते हैं इनॉलिक फॉर्म। H चला गया O के पास और बॉन्ड नीचे की तरफ आ गया, इनॉलिक फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉलिक फॉर्म है। कीटो फॉर्म इन जनरल ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म इन जनरल ज्यादा स्टेबल होती है। आपको याद आएगा कीटो फॉर्म यहां पर कितने परसेंट होती है? 93%, और इनॉलिक फॉर्म 7%। 93% और 7%, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जामिनर आपसे उम्मीद कर सकता है कि आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड, कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है, सर इसी वाले कार्बन से H क्यों जा रहा है? CH3 वाले कार्बन के पास भी H है, अल्फा H, तो उस वाले कार्बन से भी जा सकता है ना? सुनो, एक वर्ड सीख लो, धीरे धीरे सारी बातें सीखनी है। एक वर्ड होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्गेनिक में आगे भी वर्ड यूज होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। कितने बच्चे जानते हैं व्हाट इज एक्टिव मिथाइलिन? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ध्यान रखना, CH2, जैसे CH2 है मिथाइलिन, जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। यह CH2 है, इसके दोनों तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो CH2 का जो H है वो रिप्लेसेबल हो जाता है। CH2 का जो H है वो रिप्लेसेबल हो जाता है, इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर CH2 के दोनों तरफ, आप लिख लीजिए, अगर CH2 के दोनों तरफ हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा दें, तो जो CH2 का H है वो रिप्लेसेबल हो जाता है, इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और आगे दो रो आगे आ जाओ, चलो वहीं बैठ जाओ। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ऐसी एक्टिव मिथाइल ग्रुप भी होता है CH, एक्टिव मिथाइल ग्रुप भी होता है, तो ध्यान रखना ये वर्ड यूज होगा आपका, कई सारी रिएक्शन में काम आएगा एक्टिव मिथाइल ग्रुप। तो ये उस बात का आंसर है कि कौन से वाले कार्बन से H जा रहा है, CH3 की बजाय CH2 से क्यों जा रहा है, ये उस बात का आंसर है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको याद करा दिए थे, कल का टॉपिक रिपीट कर रहा हूं, कल सारी बातें पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे कल थे तो उन्हें पता है कि आज का टॉपिक उन्हें बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा होगा। कल अगर आपने पढ़ लिया तो आज ये कंफर्टेबल लग रहा है। कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, देखो कल मैंने क्या बताया था आपको, जरा ध्यान दें। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप,
ये कंडीशंस नॉर्मली आपके 95% क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है कि कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। अगर अल्फा एच है तो वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिन शो कर सकता है। अगर एक अल्फा एच है तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिन शो कर सकता है। तो आप देखो जरा, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, दोबारा से नए सिरे से सोचो। कल वाले आंसर मत चेक करना, अब दोबारा से सोचो कि क्या आज भी उतना टाइम लगा रहे हो आप। पहला वाला शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। सीओ ग्रुप के रेस्पेक्ट में चेक करो, सीओ ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। तो पहले वाले के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा एच भी नहीं है। जब अल्फा एच नहीं है तो आप कह सकते हैं पहला वाला शो नहीं करेगा। दूसरे वाले के पास अल्फा कार्बन भी है, अल्फा एच भी है। तीसरे वाले के पास अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है। अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है, तो पहला वाला शो नहीं करेगा, दूसरा वाला शो करेगा और तीसरा वाला शो नहीं करेगा। ये कल एग्जाम्पल में करा चुका हूं। जरा इसमें एक बार दोबारा सोचिए आप, 4th 5th 6th 7th 8th, कोई बोलेगा नहीं? किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूं, ओरली ध्यान रखना। कोई बोलेगा नहीं? अपनी कॉपी पे आप नंबर यस नो लिख सकते हैं, 4th यस, 5th नो। कोई भी मत बोलिए, दूसरे बच्चों को अपने आप करने दीजिए। कर लिया सब बच्चों ने? कितने बच्चों ने कर लिया? पहले वाले के पास अगर आप देखो अल्फा कार्बन भी है, अल्फा एच भी है। जो 4th वाला है, 4th वाले के पास सीओ के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन भी है, अल्फा एच भी है। 5th वाले में अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है। 6th वाले में एक जो कार्बन है CS3 वाला, 6 वाले में CS3 वाले कार्बन जो है अल्फा कार्बन भी है, अल्फा एच भी है, तो 6 वाला शो करेगा। 7th वाला भी शो करेगा। 8th वाला शो, 8th वाला कल तो सिखाया था। सीओ के रेस्पेक्ट में शक्ल मत देखो, पूरी बात देखो। सीओ के रेस्पेक्ट, ये बेंजीन नहीं बना हुआ अंदर। सीओ के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है वहां पर अल्फा कार्बन भी है और एच भी है। तो ध्यान रखना 8th वाला करेगा और 9th वाला करेगा नहीं करेगा? 9th वाला करेगा। ये इनॉलिक फॉर्म बनी हुई है, ध्यान दें। 9th वाला करेगा, ये इनॉलिक फॉर्म है। 5th वाला नहीं करेगा। 5th वाले में अगर आप देखो, जो राइट साइड में बेंजीन रिंग बनी हुई है वहां पर अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब बताओ 10th वाला करेगा? बिल्कुल साइड में छोटा सा बनाया है, बताइए। आप एक सीओ के राइट साइड में देखो, एक सीओ के राइट साइड में देखो, एक तरफ तो अल्फा कार्बन आ रहा है ना, उस कार्बन पर एच भी आ रहा है, तो 10th वाला भी करेगा। अरे सारे बच्चे बोलो, सीओ के रेस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है वहां पर अल्फा कार्बन भी है और CH2 है। अगर ये बेंजीन रिंग नहीं है तो वहां पे CH2 लिखा है।
10th वाला करेगा, फोर्थ वाले के पास अल्फा कार्बन भी है, एच भी है, फिफ्थ वाले के पास अल्फा कार्बन तो है। आप ये पॉइंट देख लो, कई बार काम आएगा। बेंजीन वाला केस देख लो, CHO वाला, अल्फा कार्बन तो होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इस कंडीशन में चारों वैलेंसी यूज हो जाती है। अगर बेंजीन लगा हुआ साइड में, आप समझ जाओ अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं। अगर इसकी जगह साइक्लोहेक्सेन लगा होता तो अल्फा कार्बन भी होता और अल्फा एच भी होता। तो आप देख लीजिए, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच, तो फिफ्थ वाला नहीं करेगा। सिक्स वाले में आप देख रहे हैं राइट साइड में एक अल्फा कार्बन है, उसके पास अल्फा एच भी है, तो सिक्स वाला करेगा। सेवेंथ वाले में एक तरफ बेंजीन है, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन वाला केस है, तो सेवेंथ वाला करेगा। एट्थ वाला आप देख लो, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा एच भी है। नाइन्थ वाला इनॉलिक फॉर्म में करेगा, 10th वाला भी करेगा। अगर आप देखें 10th वाले में अल्फा कार्बन भी है, अल्फा एच भी है। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर। अब ये बताइए 9th वाला, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है। ये तीनों केसेस देख लीजिए, CO NO वाले भी शो कर देते हैं, बट आप देख रहे हैं एन के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा एच नहीं है। ऐसे CN वाले भी शो कर देते, जैसे CO ग्रुप हो गया, NO ग्रुप हो गया, CN हो गया, ये सब शो कर सकते हैं अगर उन्हें कंडीशंस मिल जाए, अल्फा कार्बन मिल जाए और उस पर एच मिल जाए। आपके 90-95% क्वेश्चन इसी बात पर सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नोट करना है, कुछ मार्क करना है, कर सकते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बहुत सीरियस होकर काम करना है हमें। ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये तीनों एग्जाम्पल टॉटो मैरिज शो नहीं करेंगे। अब देखो जरा, एक ये पॉइंट और बता रहा हूं, और थोड़ा बेटर और थोड़ा लेटेस्ट, कि अभी आप सीओ के बारे में जानते हैं कि सीओ वाले शो करते हैं, बट लेटेस्ट रूल ये है, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। जैसे CO, CN या NO, याद है, CN मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम, एसिडिक हाइड्रोजन एटम, एसिडिक समझ गए, जो रिप्लेसेबल H होता है, H+ ऑन अल्फा कार्बन। वैसे जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए उससे आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगी, CO, CN, NO। नोट कर लिया? कुछ बच्चों को लगता है कि हमें ये बातें नोट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा सोच लिया करो, आज से 4-5 महीने पहले जो आपने पढ़ा था उसमें कितनी बातें आपको याद है। जिस वक्त पढ़ते हैं लगता है कि समझ में आ गया, सब कुछ याद हो गया, बट 4-5 महीने बाद कुछ भी याद नहीं रहता। जो अपने हाथ से लिख लोगे, जो बातें अंडरलाइन कर लोगे, जो मार्क कर लोगे, जब बाद में रिवाइज करोगे तब वो चीजें देखकर याद आ जाती है।
नोट कर लिया ना पॉइंट? अब देखो जरा, अब ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखें जरा। पहला वाला शो करेगा, दूसरा वाला भी शो कर सकता है, ये सारे शो कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं सीएन वाला केस भी देखो, सीएन वाला केस भी देखो, उसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उसके पास H है, अल्फा कार्बन भी है और H भी है। सीधा सीधा समझ लो। इधर देखो जरा ध्यान से, यहां से जो H है ये जाएगा O के पास, ऐसी इस वाले कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है, ये जो H है ये जाएगा O के पास, और बॉन्ड इधर आ जाएगा। ऐसे इधर देखो आप, ये H चला जाएगा और जो एक बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा। नॉर्मली जो मूवमेंट होता है ना 1 2 3, आप देख रहे हैं 1 2 3, 1 से 3 पर मूवमेंट होता है, 1 से 3 पर, इसी को बोलते हैं ट्राइड सिस्टम, ट्राइड, TRIAD, ट्राइड सिस्टम 1 से 3 पर मूव करता है। अगर 1 से 2 पर मूवमेंट हो तो बोलते हैं डायड सिस्टम, वो केसेस बहुत कम है, नॉर्मली ट्राइड वाले ही होते हैं, 1 से 3 पर मूवमेंट होता है। जो एसिडिक H है वो 1 से 3 पर मूव कर रहा है। समझ गए? ये सभी एग्जाम्पल टॉटोमेरिन शो करेंगे। इनकी इनॉलिक फॉर्म मैंने आपको इनडायरेक्ट में बना के दिखा दिया, आप खुद भी बना सकते हैं। स्पेशल क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, देख लो जरा ध्यान से सुन लो, कल भी बताया था फिर भी रिपीट करो, टॉपिक अच्छा है टॉटोमेरिन, इसलिए कल भी पढ़ाया आज भी मैं पढ़ा रहा हूं, बिना कहे रिपीट कर रहा हूं। स्पेशल क्वेश्चन याद है? क्या ये टॉटोमेरिन शो करेगा? अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? टॉटोमेरिन शो करेगा नहीं करेगा? कल मैंने बताया था इनकी शक्ल पहचान लो, ये टॉटोमेरिन शो नहीं करेगा। अगर शो करता, उल्टा करके देखते हैं, अगर ये शो करता तो H जाता O के पास, जो मैंने H रेड पेन से बनाया है O के पास जाता, और डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ आ जाता, और कार्बन कैसा हो जाता, कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड, अगर कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड तो कार्बन sp हो जाता, और कार्बन अगर sp हो जाता तो वहां पर लीनियर स्ट्रक्चर आता, और उस पोजीशन पर लीनियर पॉसिबल नहीं, तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, ये कंपाउंड जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, बट टॉटोमेरिन शो नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, सब बच्चे ध्यान दें, मैंने आपको ये बताया था ये कंपाउंड है, ये टॉटोमेरिन शो करेगा नहीं करेगा? ये टॉटो शो करेगा नहीं करेगा? कितने बच्चे कहते हैं करेगा? कितने बच्चे कंफ्यूज्ड हैं? सुनो, मैंने एक मूवमेंट आपको बताया था, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में है, पहले बता रहा हूं ये अच्छी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। सुनो, मैंने आपको इसमें लेटेस्ट रूल बताया था, लेटेस्ट, जैसे इधर देखो ध्यान से, बोर्ड पर देखते रहिए, हम लोग क्या है ज्यादातर अल्फा कार्बन को चेक करते हैं, हम सिर्फ अल्फा कार्बन पर ही अटक जाते हैं, सही माने में रूल ये नहीं है। देखो मैंने H को हटाया, H प्लस,
जब H प्लस हटेगा तो कार्बन पे माइनस आएगा। सबसे लेटेस्ट रूल ये है, अगर ये माइनस रेजोनेंस करता हुआ O पर पहुंच गया तो ये टॉटोमेरिन शो करेगा। कभी भी कोई कंपाउंड चेक करना, आप H को हटा के देखो, तब H को हटाओगे तो H पे प्लस आएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ O पर चला गया तो वो शो करेगा। अब एग्जाम में इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं कि आप रेजोनेंस सारे स्ट्रक्चर बनाओगे, तो मैंने इसका फंडा क्या बताया था, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा तरीका है कॉन्जुगेशन या ऑल्टरनेटिव चेक कर लो। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कभी भी ऐसा हो ना, कभी भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हमेशा रेजोनेंस हो जाएगा। डबल सिंगल रेजोनेंस होगा। पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, फ्री रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस होगा। कॉन्जुगेशन वर्ड हो जाता है ये। जब इस तरीके से चार्ज होगा तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के साथ पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये कंपाउंड स्पेशल नोट कर लो, टॉटोमेरिन शो करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऊपर के बॉन्ड देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टॉटोमेरिन शो करेगा, अच्छे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखो जरा, ये मैंने इस तरह से बना के दिखाया है, ऐसे रेजोनेंस करता हुआ चला जाएगा O के ऊपर। एक तरह से जहां पे O नेगेटिव लिखा है ना, तो वहां पर H आ जाएगा, समझ गए। जैसे ये कीटो फॉर्म है तो वो इनॉलिक फॉर्म हो गई, अगर ये कीटो फॉर्म है तो वो इनॉलिक फॉर्म हो गई। कुछ बनाना है तो बना लीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैं आपको हर साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ऑर्गेनिक में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करानी, बट जितना आप रेगुलर क्लास में आ जाओ। अगर क्लास में आप रेगुलर बैठे हो तो 80% ऑर्गेनिक तो आपकी इसी बात की क्लियर हो जाएगी। बाकी आप थोड़ी सी कोशिश कर लोगे मेरे साथ साथ, 90% हो जाएगा, और कोशिश कर लोगे 100 तक पहुंच जाओ। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्लास में सीरियसली पढ़ लो, इसी के दम पर आप 100 क्वेश्चन कर जाओगे। जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, अब इसी के दम पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नो डाउट, पहली बोलता हूं, पढ़ाने से पहले मैंने बोला था 11th 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है और जो कंपटीशन की फिजिकल है 90% कॉमन है, 95 भी कहो तो चलेगा। और कंपटीशन की ऑर्गेनिक और जो 11th 12th की ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट वाली कहानी। बट हाँ, इसमें कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो वहां आप कर लोगे, बट 11th 12th की ऑर्गेनिक से कंपटीशन की ऑर्गेनिक नहीं हो सकती। अब जरा ध्यान दे, ट्रायड सिस्टम डायट सिस्टम याद आ रहा है। जब 1 से 3 पे मूव करता है तो ट्रायड सिस्टम, और जब 1 से 2 पे मूव करता है, और डायट सिस्टम में दो ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी दो ही है, एक HCN और एक AgNO2। और AgNO2 खास एग्जाम्पल, इसमें मेटल मूव कर रही है। तो ये दो एग्जाम्पल डायट सिस्टम के नाम पर याद कर लो। कोई आपको पूछ सकता है, कई बार आपको इंसल्ट, किसी को इंसल्ट करने का शौक होता है, चल ये बता, चल वो बता, ये दो चीज पूछ सकता है, ज्यादा नहीं। HCN और AgNO2 आप देख रहे हैं, H 1 से 2 पे मूव कर रहा है, इसे डायट सिस्टम कहते हैं। और ये अकेला एग्जाम्पल है AgNO2, इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल ही नहीं। इन्हें बस अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखिए, एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे एक अलग बात। बोलो, यहां तक की बात क्लियर। जितना मैं करा रहा हूं पहले उतना कवर कर लेना, ऑर्गेनिक का कोई एंड नहीं है। जितना टाइम आपके पास है उसके हिसाब से मैं जितना करा रहा हूं, इट्स मोर देन सफिशिएंट। मैंने कल एक चीज बताई थी, अगर आपको याद आता हो,
अभी तो कल तक का टॉपिक रिपीट कर रहा हूं। नॉर्मली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। सब बच्चे ध्यान दें, इधर ध्यान दें। नॉर्मली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, बट बीटा डाइकीटोन के अंदर, बीटा डाइकीटोन के अंदर इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नॉर्मली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, बट बीटा डाइकीटोन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा एक भी लैंग्वेज पढ़ लो, पूरी लैंग्वेज आगे तक के हिसाब से बता रहा हूं। तो जरा बोर्ड पर देखो, कीटोनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट्स इन सिंपल मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है? जिनके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है, वहां पर कीटो फॉर्म डोमिनेट करती। अरे लैंग्वेज समझ में आ रही है? जिनके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, वहां पर कीटो फॉर्म डोमिनेट करती है। फिर क्या लिखा है? इनॉलिक फॉर्म प्रीडोमिनेट इन बीटा डाइकीटोन। उसका रीजन भी दे दिया, ड्यू टू ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रेजोनेंस। अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास ये रीजन भी होंगे। क्या है वो भी समझा दूंगा, क्या है वो भी समझा दूंगा। पहले दो लाइनें आप पकड़ लो। अगर किसी के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है तो वहां पर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अगर कोई बीटा डाइकीटोनिक वाला स्ट्रक्चर है तो वहां पर इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब देखो जरा, कहानी सुन लो। कहानी क्या है इसे पहचान लो। साफ दिखाई दे रहा है, मोनोकार्बोनिल है या डाइकार्बोनिल है? सारे बच्चे बोलो, मोनोकार्बोनिल या डाइकार्बोनिल? अब देखो, सीओ, उसके बाद अल्फा कार्बन, फिर कीटो ग्रुप। बीटा कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है तो इसे बोलेंगे बीटा डाई कीटो। ये बीटा डाई कीटो वाली कंडीशन आ गई। और सुनो, जो बीच वाला CH2 है, इसको आप क्या बोल सकते हो? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। CH2 बीच वाला CH2 कौन हो गया? एक्टिव। उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए। तो जो बीच वाला CH2 है, एक्टिव मिथाइलिन। तो यहां से H, जरा एक मिनट बोर्ड पर देखो ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देखना। बीच वाले कार्बन से H गया O के पास, जरा बोर्ड पर देख लो वरना दिक्कत आएगी। H गया O के पास, क्या बन गया? OH। ठीक है, और बॉन्ड नीचे की तरफ आ गया। आप देख रहे हैं अगले केस में, देखो H गया O के पास, OH बन गया, बॉन्ड नीचे की तरफ आ गया CH। हुआ क्या? आप ऐसे समझो, H घूमने तो गया, गया तो घूमने था। नॉर्मली H को पता है घूमता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। पता चला H O के पास गया और वहां पे किसी ने उसे बांध दिया। अब बंध गया तो क्या करे? अब गया तो H O के पास, OH बन गया, और साइड में कौन था? CO ग्रुप। साइड में कौन सा ग्रुप है? CO। O पर नेगेटिव चार्ज है, और अब क्या हो गया? उस H और O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये H वापस आने की कोशिश कर रहा है, वापस आ नहीं पाएगा। समझ रहे हुआ क्या? H O के पास गया, वहां पर OH, वहां साइड में बीटा वाली पोजीशन पर कीटो ग्रुप था। अब वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो H अगर वापस आना चाहेगा तो वापस नहीं आ पाता, जिस वजह से इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है।
और आप जानते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो इंटर। यहां तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटर या इंट्रा। इंट्रा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जो बच्चे नहीं जानते लिख लो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इंट्रा। अब उसके बाद क्या होगा, ये आप देखो 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 कार्बन की 6 एटम्स की रिंग बन गई है। और अगर आप देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पे, इससे कुल मिला के फिर यहां अंदर रेजोनेंस हो जाता है। और एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर रेजोनेंस आ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर रेजोनेंस आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनॉलिक फॉर्म को दो चीज सपोर्ट कर रही है, ध्यान रखना, रीजनिंग वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। इनॉलिक फॉर्म को दो चीज सपोर्ट कर रही है, एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके बाद रेजोनेंस। तो बीटा डाइकीटोनिक फॉर्म में, बीटा डाइकीटोन के अंदर इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रेजोनेंस। अगर ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और आप जानते हैं 100 में से 2-4 बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ये बन गया, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, अब इसके अंदर रेजोनेंस आ जाता है। आप बना के देख सकते हैं, जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट ध्यान रख लो। मतलब या तो खाली रेजोनेंस है हाइड्रोजन, नहीं, दोनों चीज हो रही है ना एक साथ, दोनों चीज सपोर्ट करी। मैंने और नहीं लिखा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और रेजोनेंस। जरा ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो स्टेबिलिटी आ रही है 7 किलो कैलोरी पर मोल, और रेजोनेंस की वजह से 15 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एनर्जी इतनी डाउन हो रही है, समझो, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। जरा समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी डाउन हो जाएगी, और रेजोनेंस की वजह से 15 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी डाउन हो गई, 22। आपको पता है लेस एनर्जी मोर स्टेबल। कोई आपसे पूछ सकता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और रेजोनेंस में कौन ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। रेजोनेंस ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल, उधर 7 उधर 15। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल लास्ट लेवल के, इसी हाई लेवल पर भी क्वेश्चन आएगा, तो इससे आगे नहीं आने का। मैंने बिल्कुल आगे तक के इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बन सकता है सारा बता दिया कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो एनर्जी डिक्रीज होगी 7 किलो कैलोरी पर मोल, रेजोनेंस की वजह से 15 किलो कैलोरी पर मोल, और टोटल 22 किलो कैलोरी पर मोल। इस लेवल पर अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है। अभी तक तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यही है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताइए इनमें से इनॉलिक फॉर्म किसमें ज्यादा स्टेबल होगी। इनॉलिक फॉर्म, अब वो आप पहचान लोगे, बीटा डाइकीटोन। ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अरे पहचान में आ रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे हो चुके हैं क्वेश्चन। और एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, बीच में मैं टॉपिक ऐड कर दूंगा, पहले आप इतना कैच कर लो। मैं इसमें और भी एडवांस में जा सकता हूं, बट पहले इतना कैच कर लो, इसी से आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा बात बिल्कुल भी नहीं, हेडिंग डाल लीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल स्ट्रक्चरल में आती है, स्टीरियो में आती है, स्टीरियो। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, सब बच्चे सोच लो, सब बच्चे सोच लीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, स्पेस में जुड़ने का तरीका डिफरेंट। एक मिनट सुनना जरा, मैं डेफिनेशन अपने हिसाब से बना के बता रहा हूं आपको, सुनो। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने हिसाब से डेफिनेशन बना रहा हूं और आपको लॉजिक भी दूंगा, रीजन भी दूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, इनकी ऑलमोस्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। हम लोग कहते हैं ना कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनकी ऑलमोस्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। आप बताओ, सोचो क्यों भाई? आप एक चीज बताओ, एक में OH लेफ्ट साइड पे जुड़ा है, एक में OH राइट साइड में जुड़ा है, तो क्या इस बात से क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? सोच के देखो कि एक में OH लेफ्ट साइड में है, एक में OH राइट साइड में, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस कहां होता है? डिफरेंस होता है बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। एक वर्ड होता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पता चला एक आइसोमर्स तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक आइसोमर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। डिफरेंस यहां पर आकर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो। जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, ऑलमोस्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। डिफरेंस कहां आता है? टुवर्ड्स बिहेवियर, बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इनका जो बिहेवियर है इसके लिए टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, उसमें डिफरेंस है। एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सब बच्चे थोड़ा बहुत जानते ही हैं, अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो और लीवो। जरा एक मिनट देख लो, सारी बातें पढ़ी हैं आपने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान दें। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कितने बच्चों को जाना पहचाना लग रहा है? ठीक, नहीं जानते तो जान लो। सब बच्चे देखिए जरा, शुरुआत में जो लाइट है, शुरुआत में जो लाइट है, बोर्ड पर ध्यान दें, वो अनपोलराइज्ड है। शुरुआत में जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है, मतलब उसमें वाइब्रेशन सभी डायरेक्शंस में है। जब आप इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म एक खास तरह का प्रिज्म होता है। जरा ध्यान दें, निकोल प्रिज्म एक खास तरह का प्रिज्म होता है, जो जब लाइट उसमें से पास करते हैं वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब लाइट पोलराइज्ड हो गई, जरा ध्यान देना, अगर इस पोलराइज्ड लाइट को हम पानी में से पास कर दें, बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए, अगर इस पोलराइज्ड लाइट को हम पानी में से पास कर दें तो लाइट बिना रोटेट हुए, बिना इधर उधर हुए सीधी निकल जाएगी, जैसी थी वैसी निकल जाएगी। बट अगर हम इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाल दें, पानी है तो सीधी निकल गई, अगर हम इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाल दें तो लाइट थोड़ी सी रोटेट हो जाती है। तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन ने क्या किया? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया। जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो समझ जाओ, धीरे धीरे सारी बात बता रहा हूं। जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन
प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। समझ गए? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अगर कोई क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लीवो। जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड पोलराइज्ड, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। बोर्ड पे लिखा वर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। अब सुनो, एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट आप जिस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं उसे बोलते हैं पोलैरीमीटर। ये नाम ध्यान रखना, पोलैरीमीटर। सुनो, लाइट ने कितना रोटेट किया है, हम यहां से एंगल नोट कर लेते हैं। कितना रोटेट हुआ है लाइट, वो हम यहां से एंगल नोट कर सकते हैं। समझ रहे? कितना रोटेट हुआ है यहां से एंगल नोट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलैरीमीटर। एक टॉपिक होता है स्पेसिफिक रोटेशन, जरा सुन लीजिए ध्यान से। स्पेसिफिक रोटेशन सुन लो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। एक पुराना रह गया अभी भी नोट करने में? क्या रह गया पुराने में? जल्दी से नोट करो। नोट हो गया? अब देखो जरा बेटा, बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं। स्पेसिफिक रोटेशन का एक फॉर्मूला है अल्फा। मैं समझा रहा हूं, सारी बात बता रहा हूं। छोटा सा ऊपर टी लिखते हैं, नीचे डी लिखते हैं। टी टेम्परेचर होता है, डी होती है लाइट की वेवलेंथ जो आप पास कर रहे हैं। ए जितना लाइट घूमी है, एंगल, लाइट रोटेट होती है ना, ऑब्जर्व एंगल। एल होती है लेंथ ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब में आपने लाइट पास करी है। सी होता है उसमें अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसकी कंसंट्रेशन। ए तो हो गया एंगल, एल लेंथ ऑफ द ट्यूब, सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादातर सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है, ए अपॉन एल इंटू सी। नॉर्मली मुझे तो कोई याद आता नहीं, कोई न्यूमेरिकल आपके यहाँ है इस पॉइंट पर। बट एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब को डबल कर दे तो बताइए स्पेसिफिक रोटेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे? कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो स्पेसिफिक रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए बात को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान रखना। सुनो, अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब को डबल कर दें तो स्पेसिफिक रोटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो स्पेसिफिक रोटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, अगर लेंथ को डबल कर दें स्पेसिफिक रोटेशन आधा हो जाएगा, अगर सी को डबल कर दे तो स्पेसिफिक रोटेशन आधा हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, मेरी बात सुन लो। हम स्पेसिफिक रोटेशन को देखकर हम कंपाउंड की प्योरिटी चेक करते हैं। अभी आप पढ़ोगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, या बायो में आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन इतना होता है। सुना कभी बायो में? कभी
कितने बच्चों ने सुना है कभी ये लाइन? ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन इतना होता है, फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन इतना होता है, लाइन आपको सुनने को मिलेगी। आप सोचो ना, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन इतना होता है, कभी ये नहीं लिखा होता कि ग्लूकोज के 1 मीटर ट्यूब का और इतनी कंसंट्रेशन का स्पेसिफिक रोटेशन इतना होता है। तो समझ जाओ स्पेसिफिक रोटेशन एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी इस टाइप की। हम कई बार कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करना होता है ना, माना आप किसी से ग्लूकोज खरीद रहे हैं, आप किसी से ग्लूकोज का सॉल्यूशन खरीदना चाह रहे हैं, अब कितना प्योर है कैसे चेक करें? तो क्या करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्योर का स्पेसिफिक रोटेशन पता है, तो वहां से हम इसकी प्योरिटी भी चेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक रोटेशन ए, एल और सी पर डिपेंड नहीं करेगा। स्पेसिफिक रोटेशन ए, एल और सी पर डिपेंड नहीं करेगा। अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन है, टी टेम्परेचर है, डी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ए ऑब्जर्व एंगल है, एल लेंथ ऑफ द ट्यूब है, सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। ए डबल हो जाएगा, वो डबल डबल कट जाएगा। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पेसिफिक रोटेशन। नोट कर लिया? डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म हेडिंग डाल सकते हैं, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म। बात नहीं, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म। क्या लिखोगे? अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, डेक्स्ट्रोफॉर्म। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रोफॉर्म। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो लीवोफॉर्म। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ध्यान रखना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सुनो ध्यान से, बोर्ड पर कुछ लिखा है, अगर आप देखो, स्मॉल डी या प्लस, गलती से कैपिटल डी मत कह देना। बस मैंने जो बात लिख दी, कैपिटल डी मत कह देना, कैपिटल डी का कुछ और मतलब होता है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने कैपिटल डी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। स्मॉल डी या प्लस, एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्मॉल एल या माइनस, स्मॉल एल या माइनस, गलती से कैपिटल एल मत लिख देना।
अब जरा ध्यान दे बेटा, बातें नहीं, एक हेडिंग डाल लो, असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम। जरा ध्यान दे, असिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होती है। देख लीजिए, ऐसा कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम, या कई बार वर्ड लिखा था कायरल, कुछ लोग चिराल चिराल कहते हैं, चिराल चिराल कोई वर्ड नहीं है, कायरल बोलने का तरीका कायरल है इसका, कायरल कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है। ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है। डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होती है। एक मिनट जरा ध्यान दो, एक बात और लिखी है भाई, जब चारों वैलेंसी अलग अलग की बात कर रहे हैं तो मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो होगा नहीं। तो ध्यान रखना, जो असिमेट्रिक कार्बन एटम होगा वो कैसा होगा? sp3, sp3 होगा, sp2 भी नहीं होगा और sp भी नहीं होगा। चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच्ड होगी। आप देखो नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उस कार्बन के ऊपर स्टार बनाया हुआ है। सब बच्चे ध्यान दें, कार्बन के ऊपर स्टार बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं H, T, D एंड Br, चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट है। सब फॉलो कर रहे हैं? आप ये बताइए, एक बात देख लो, जानबूझ के एग्जाम्पल मैंने कैसे लिए हैं, सुनो ध्यान से, एक मिनट जरा देख लो। Cl35, Cl37 दो अलग अलग चीजें हैं। कभी आप समझो कि दोनों तरफ Cl है, ये जानबूझ के एग्जाम्पल लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा ना कि कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होना चाहिए, तो यहां पे Cl35 और Cl37 को अलग अलग मानेंगे। जैसा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं 1H1 1H2, तो ये दोनों अलग ट्रीट होंगे यहां पर। जो कंफ्यूजन हो सकता है मैं खुद ही कवर कर रहा हूं। जरा इस केस में कोई बोलेगा नहीं, अगर सीखना चाहते हो तो अपने आप करो, कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है या नहीं ये भी चेक करो। कोई बोलेगा नहीं, अपनी पहले एग्जांपल नोट करो। अगर आपको कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम लगता है तो उसे मार्क करो। कोई भी बोलेगा नहीं, सब बच्चे अपने आप करें।
कितने बच्चे कहते हैं यहां पर कोई भी असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है? जो कहते नहीं है हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे कहते हैं सर कंफ्यूजन है? ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाता हूं। आपको पता है COOH ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास दो O आ गए। नीचे वाले भी कार्बन के पास दो, ये तो हो नहीं सकता। अब बीच वाले दो कार्बन है। बस एक बात का ध्यान रखना, शुरुआती लेवल पर एक बार में एक कार्बन को चेक करो, पूरे मॉलिक्यूल को मत देखो। देखो जरा कैसे, जैसे कि आप इस कार्बन को देख रहे हैं जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है, एक H, एक OH, एक COH और एक ही पूरा का पूरा ग्रुप। आप बताओ इन चारों में से कोई भी दो चीज सेम है? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो असिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाएगा। तो ये जो कार्बन मैंने रेड पेन से मार्क किया, अभी कार्बन कैसा हो गया? असिमेट्रिक कार्बन एटम। आप मार्क कर लीजिए जैसे मैंने किया है, ऐसे ही आप नीचे वाले कार्बन को भी मार्क कर सकते हो, वो भी कार्बन कैसा आएगा? असिमेट्रिक। तो इसके पास दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है। बात समझ में आ गई? इसके पास दो असिमेट्रिक कार्बन एटम। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? इसके पास दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है। नोट कर लिया? जो असिमेट्रिक कार्बन एटम आप स्टार लगा सकते हैं उनके बीच। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जरा ध्यान दें, जरा वर्ड समझना। क्या बात, पहले सुन लो एक मिनट। लेटेस्ट रूल ये है, क्या रूल है जरा सुनो एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पहले क्या चलता था? पहले कि असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए, 11th 12th में बच्चों को ये बताया जाता है असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर लेटेस्ट सुन लो। मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की, किसी भी तरह की, क्योंकि कई तरह की सिमेट्री होती है, मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लिख लीजिए पॉइंट।
मॉलिक्यूल शुड बी डाइसिमेट्रिक, वर्ड ये लिखा रहता है, किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, कुछ याद आएगा आपको? कौन सी वाली बात है? ऑप्टिकल आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होगी, बट डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पॉइंट नोट नहीं किया तो कर लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस कहां होगा? बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बिहेवियर से क्या मतलब है कि एक तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, डाइसिमेट्रिक। अभी आएगा वर्ड, अभी आएगा वर्ड, बताऊंगा। सब लोग फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, ये बताइए, इसके पास मैंने स्टार बनाया है, सब बच्चे समझ लीजिए ध्यान से। जिसपे मैंने स्टार बनाया है वो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकल शो करेगा। कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने वन ऑफ द बेस्ट वे, आप ऐसे मान लो कि बीच में मिरर रखा हुआ है, बीच में मिरर रखा हुआ है, मिरर इमेज बनानी होती है। मिरर इमेज की खास बात क्या होती है? जो मिरर के नजदीक है उसकी इमेज नजदीक बनती है, और जो मिरर से दूर है उसकी इमेज दूर बनती है। हम ये मान लेते हैं इनमें से एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो और एक कंपाउंड लीवो। ऐसे देख के बताना पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे देख के बता देते हैं कि H से OH की तरफ जाने हैं, फिर बताएंगे CH3 COH में CH3 छोटा है तो CH3 की तरफ से लाइट घूमेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सब बच्चों को बहलाने वाली बातें। एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। जो क्लॉकवाइज वो डेक्स्ट्रो और जो एंटी क्लॉकवाइज वो लीवो। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज अभी आप पढ़ेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में, वहां पर आपको बताया जाएगा। अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे इस तरह की बातें सुनी होंगी आप, कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो फ्रक्टोज लीवो। नोट कर लिया? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। जब वक्त खराब होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं आता। कार्बन के पास एक तरफ H एक तरफ OH, CH3 COH। आईयूपीएसी नेम में दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर याद नहीं आता। और एग्जामिनर आपसे उम्मीद कर सकता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। अच्छा एक बात देख रहे हो, डेक्स्ट्रो वालों का भी आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड। लीवो वाले का भी आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आप देख रहे हैं इनका आईयूपीएसी नेम सेम है, स्ट्रक्चर और फॉर्मूला सेम है, तभी तो इनका आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? एक के आगे D लिखा जाएगा, एक के आगे L लिखा जाएगा। अब आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी, जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका मेन आईयूपीएसी नेम सेम होता है।
जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका मेन आईयूपीएसी नेम सेम होता है। OH लेफ्ट और राइट जाने से आईयूपीएसी नेम चेंज नहीं होता। एक वर्ड आता है इनेंशियोमर्स, हेडिंग डाल लीजिए। इनेंशियोमर्स और इनेंशियोमोर्स, ये वर्ड आपको याद रखना है। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। Non superimposable mirror images are known as enantiomers. Non superimposable mirror images, ये वर्ड, ये लैंग्वेज याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। कितने बच्चों को ये वर्ड समझ में आ रहा है? 5-7 बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ में आ रहा है, बाकी बच्चे सब मना ही कर रहे हैं सर हमें समझ में नहीं आया क्या मतलब है। इधर बोर्ड पर देखो, सब बच्चे देखो, इस कंपाउंड को पहचानते हो? कौन सा कंपाउंड है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या आप इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं? मिरर इमेज की खास बात, जो मिरर के नजदीक है वो नजदीक आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा, तो OH नजदीक बनेगा। अब हम ये कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। बोलो आधा वर्ड तो क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताइए, आधा वर्ड क्लियर हो गया, मिरर इमेज। अब बात है कि नॉन सुपर इंपोजेबल, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दें तो H के ऊपर H आना चाहिए, OH के ऊपर OH आना चाहिए, CH3 के ऊपर CH3। अगर ऐसा है तब तो सुपर इंपोज हो रहा है। हिंदी वर्ड होता है अध्यारोपित, तब तो सुपर इंपोज हो रहा है। अगर H के ऊपर OH आ रहा है, OH के ऊपर H आ रहा है, समझ लो सुपर इंपोज नहीं हो रहा। अगर आप देखो उठा के ऊपर रखोगे तो क्या सुपर इंपोज हो रहा है? आप देखो OH किसके ऊपर आएगा? H के ऊपर, और OH के ऊपर कौन आएगा? H। तो मतलब ये सुपर इंपोज नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है। मिरर इमेज तो है बट ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो इनमें से सुनो, इनमें से एक को डेक्स्ट्रोफॉर्म बोलेंगे, एक को लीवोफॉर्म बोलेंगे। इनकी खास बात क्या होती है सुन लीजिए, इनकी खास बात, ये लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली और अपोजिट रोटेट करते हैं। जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो लाइट को इक्वली और अपोजिट रोटेट करते हैं। अगर एक +20 घुमा रहा है तो दूसरा -20 घुमाएगा। जो इनेंशियोमर्स होते हैं लाइट को इक्वली और अपोजिट रोटेट करते हैं। आई होप की वर्ड क्लियर हो गया, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। ये लैंग्वेज याद हो जानी चाहिए। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज इनेंशियोमर्स। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज इनेंशियोमर्स। नोट कर लिया? अगर एक लाइट को +20 घुमा रहा है तो दूसरा वाला लाइट को -20 घुमाएगा। मीन्स ये लाइट को इक्वली और अपोजिट रोटेट करते हैं।
इनेंशियोमर्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली एंड अपोजिट रोटेट करते हैं। ये पॉइंट सब बच्चों ने लिख लिया होगा। इनेंशियोमर्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली एंड अपोजिट रोटेट करते हैं। सब फॉलो कर रहे हैं? एक वर्ड आता है रेसिमिक मिक्सचर, हेडिंग डाल लीजिए रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जरा ध्यान दें। सब बच्चे सुन लीजिए जरा। कितने बच्चे जानते हैं व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? ठीक, सुनो ध्यान से। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर। एक मिनट रुक जाओ। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर मतलब अगर 50 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो के हैं तो 50 मॉलिक्यूल लीवो के होने चाहिए। अच्छा बताओ, 50 डेक्स्ट्रो के 50 लीवो के, तो बताओ जो नेट सॉल्यूशन बनेगा वो लाइट को किधर घुमाएगा? लाइट को किधर भी नहीं घुमाएगा। तो ध्यान रखना, रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट, सेम कंपाउंड। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो ऑफ सेम कंपाउंड। ये नहीं कि किसी का डेक्स्ट्रो लिया है किसी का लीवो लिया है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक क्वेश्चन बनता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, सुनो इसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड है, एग्जाम में ये वर्ड लिखा मिल सकता है। रेसिमिक मिक्सचर वैसे तो आपको समझ में आ गया कि आधे तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कुल मिला के ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस बात को पता क्या बोलते हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। हिंदी में बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। मतलब आधे तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में ये वर्ड लिखा मिल सकता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। हिंदी वर्ड बाह्य प्रतिरोध, मतलब आधे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आधे एंटी क्लॉकवाइज। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जहां टॉपिक अच्छा होगा वहां मेरी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी, जहां टॉपिक नॉर्मल होगा मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है टॉपिक अच्छा है, टॉटोमेरेंस टॉपिक आपने मुझसे नहीं कहा कि रिवाइज करा दो, मैंने आज पूरा टॉपिक अपने आप रिवाइज करा दो। ऑप्टिकल आइसोमेरेंस कल खत्म करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक भी छुट्टी मत लेना ऑर्गेनिक। क्लास में नहीं आ रहे तो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन नहीं आ पा रहे रिकॉर्डिंग में कवर करो, मतलब डेली की डेली कवर होनी चाहिए क्लास।